हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आईसीबीएन आईसीबीएन के बारे में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। काफी रिलायबल टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ है, जो कि आपकी पहला जो लेक्चर था द्विनाम पद्धति वाला जो टॉपिक था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। उसी से संबंधित ये टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में ये एग्जाम में ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछा जाता है। 5 या 10 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये 2 नंबर में वेरी शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कागज कलम ले लें ताकि आपको लिखने में समस्या ना हो। आप लिखते हुए समझते हुए चलेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आईसीबीएन जो है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन की फुल फॉर्म ही होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या है, क्यों इसको बनाया गया और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको बनाया गया, क्यों इस पर काम किया जा रहा है और प्रत्येक ईयर जो इसके लिए अप्रोचेस रहती हैं साइंटिस्ट की या बॉटेनिकल फील्ड में काम करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है, जो आईसीबीएन है प्लांट के साइंटिफिक नेम रखने के लिए बनाए गए इंटरनेशनल रूल्स का ग्रुप था। ठीक है, जो आईसीबीएन है वो प्लांट का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, साइंटिफिक नेम जो उसको दिया जाता है, उसका एक इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि बड़े लेवल पर एक नियम बनाया गया, जो कि बड़ा ग्रुप था, उसमें बहुत सारे रूल्स थे, उनका एक ग्रुप था। इसका पर्पज यह इंश्योर करना था कि वर्ल्ड वाइड किसी भी पौधे का एक ही वैलिड साइंटिफिक नेम हो। यानी कि आईसीबीएन का जो पर्पस था वो क्या इंश्योर करना था, क्या सुनिश्चित करना था बच्चों, कि वर्ल्ड वाइड लेवल, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी पौधे का अगर साइंटिफिक नेम लिया जा रहा है वो एक जैसा हो, समान हो, इसको लेकर के आईसीबीएन को लाया गया, उसकी बात की जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है। कार्ल लिनियस द्वारा 1753 में अपनी फेमस बुक स्पीसीज प्लांटेरम पब्लिश की। ठीक है, आप लोग जानते हैं, पहले भी आप लोग इस बुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि जो कार्ल लिनियस साहब थे उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। सबसे पहले जो बुक पब्लिश की थी स्पीसीज प्लांटेरम नाम की जो बुक थी, उसमें बहुत ही प्रिमिटिव और सबसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग बुक मानी जाती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या पौधों के साइंटिफिक नेम को लेकर के पहली बुक मानी जाती है, जिसे मॉडर्न बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर का इनिशियल बेस माना जाता है। और उसी के आधार पर जाहिर सी बात है कि भाई कोई बुक जो लिनियस साहब के द्वारा लाई गई, और लिनियस साहब आप लोग जानते हैं जिनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, कि उनकी बुक में जब सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की गई और उन्हीं की बुक को बेस बना करके, आधार बना करके जितने भी उसके आगे रिसर्च हुई, जितने भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस बुक का रेफरेंस लिया है, उस बुक को आधार बना करके आगे की बातें की हैं, आगे की रिसर्च की हैं। और आईसीबीएन में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे स्पीसीज प्लांटेरम बुक का यूज किया गया है आगे की
रिसर्च को आगे की जो प्रणाली थी, सिस्टम था, उसको बनाने के लिए। देखिए बताया गया है कि सर्वप्रथम सन 1867, ये सन याद रखिएगा बच्चों, 1867, 1867 में फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस पेरिस में हुई, जिसका मेन पर्पज यह था कि नोमेनक्लेचर की स्मॉल तथा सरल सिस्टम, इजी सिस्टम बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि इसका क्या पर्पस था कि एक छोटा और स्मॉल और सरल सिस्टम बनाया जाए, जिसका प्रयोग वेरियस कंट्रीज में बॉटेनिस्ट द्वारा आसानी से किया जा सके। अब देखिए ये बात जो लिखी हुई है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक वर्ड आया है इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस। क्या है इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस? आईबीसी जिसको कहा जाता है बच्चों। आईबीसी एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी मीटिंग है कह सकते हैं, जो 1867 में सबसे पहले की गई थी, 1867 में सबसे पहले की गई थी, जो कि पेरिस में हुई थी। और पेरिस में जब ये मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ था, लेकिन हम लोग आईबीसी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस जो एक मीटिंग की जाती है, एक पूरी की पूरी कह सकते हैं एक सोच है, एक थॉट प्रोसेस है, उसमें क्या सुनिश्चित किया जाता है? उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री जिसमें कोई भी नया पौधा खोजा गया है, किसी नए पौधे की खोज हुई है, या कोई भी साइंटिस्ट है, बॉटेनिकल साइंटिस्ट है, जब कोई रिसर्च करता है या कोई नई रिसर्च आती है, तब उस रिसर्च को या उस नई खोज को इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस में रखा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की मीटिंग होती है जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बॉटनिस्ट आते हैं। लंबी मीटिंग चलती है, कई दिनों तक मीटिंग चलती है, और वहां पर एक सेटअप होता है, पूरा सिस्टम होता है, जिसमें साइंटिस्टों के बीच में एक स्थायित्व बनाया जाता है, एक बातचीत का एक ढंग होता है, तरीका होता है, और एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के द्वारा जो नई चीजें निकल के आती हैं, वही क्या होता है, बाद में पब्लिश होती हैं, रिप्रेजेंट की जाती है, जो हम लोगों को पढ़ने को मिलती हैं। और इसी से क्या होता है, जो नेशनल लेवल के साइंटिस्ट होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के जो साइंटिस्ट होते हैं, उनसे मिल पाते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में जब स्टार्टिंग के दिन थे, जब आप लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप थोड़ा सा बताया भी है कि शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, खास करके क्योंकि कोई भी साइंटिस्टों के बीच में मतभेद हो जाता था। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनके बीच में भी मतभेद हो जाता था कि कोई कुछ नाम किसी को दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है। तो जब आईसीबीएन जैसी चीजें आ गई, तो उन विवादों पर रोकथाम लग गई, उन कंफ्यूजन्स के ऊपर रोकथाम लग गई, क्योंकि जब मीटिंग में का एजेंडा होता था कि कुछ नई चीजें हैं, उनको एड्रेस करना है, उनको रिप्रेजेंट कराना है, बताना है, और डिस्कशन होना है, और जो आपस में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो मतभेद होते हैं, उनको लेकर भी एक अच्छी वार्तालाप होती है, एक बातचीत होती है, और उसके बाद में एक कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन ऐसा कंक्लूजन होता है जो कि सेटिस्फाइंग कंक्लूजन माना जाता है, जो सेटिस्फाइंग होता है, उचित निर्णय लिया जाता है बच्चों। तो इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस एक मीटिंग है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बॉटेनिकल साइंटिस्ट आते हैं। हर 6 साल में ये कराया जाता है। ये मीटिंग 1867 में स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर के हर 6 सालों में ये मीटिंग कराई जाती है। अगली जो मीटिंग लास्ट ईयर जो 2024 में हुई थी ये मीटिंग, और अगली बार ये 2029 में आपकी साउथ अफ्रीका में केप टाउन में होने वाली है। तो हर 6 साल में होती है, और उस 6 साल के पीरियड में जो नई रिसर्च होती हैं, जो सारी चीजें होती हैं, वो वहां पर रिप्रेजेंट की जाती हैं। आगे देख लेते हैं। 1867 में ही
अल्फोंस डी कैंडोले ने पहली बार प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए फॉर्मल रूल्स प्रपोज्ड किए। एपी डिकंडोले साहब का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आईसीबीएन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि आईसीबीएन में जो सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे टॉप लेवल के नामों में से एक नाम है, वो है एपी डिकंडोले साहब का। बाद में विभिन्न इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस में इन रूल्स में मॉडिफिकेशन किए गए और इन्हें आईसीबीएन के रूप में अपनाया गया। यानी कि क्या हुआ कि एपी डिकंडोले साहब थे, उन्होंने 1867 में जो पेरिस में पहली इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस हुई थी, उसमें कई सारे फॉर्मल रूल्स दिए, औपचारिक रूल वहां पर बताए, उनका सुझाव दिया। उन रूल्स को सारे बॉटनिस्ट ने, जो भी वहां पर थे, जिन जिन कंट्रीज से वो आए हुए थे, उन्होंने उसको सुना, और ऐसा नहीं कि वो रूल्स तुरंत अप्लाई कर दिए गए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि एक पार्टी होती है, उस पार्टी का एक मेन नेता होता है, वो अपनी बातों को रखता है, फिर जो छोटे नेता होते हैं वो अपना सजेशन देते हैं और उसके बाद में नीतियां निर्धारित होती हैं। ऐसे ही जो उस पूरे सिस्टम में जो सबसे मेन कंपोनेंट थे वो एपी डिकंडोले साहब थे, और उन्होंने कुछ रूल्स औपचारिक तौर पर वहां पर बताए, और उन रूल्स को कई साइंटिस्टों ने थोड़ा चेंज करने के लिए, थोड़ा बदलाव करने के लिए, थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए वहां पर सुझाव दिए, और फाइनली कुछ रूल्स निकल कर आए जो अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे उन रूल्स को। तो आईसीबीएन के बारे में जब भी बात की जाए तो एपी डिकंडोले बहुत बड़ा नाम हो जाता है, और उसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पहली मीटिंग हुई थी जो कि पेरिस में हुई थी 1867 में हुई थी बच्चों, ठीक है। और इन्हीं ये जो रूल्स हुए थे, ये जो रूल्स बने थे उस मीटिंग में, इन्हीं को हम लोग आईसीबीएन के नाम से बच्चों जानते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एक मीटिंग का कंक्लूजन था आईसीबीएन, एक मीटिंग का एक निष्कर्ष निकला हुआ था जिसको हम लोग आईसीबीएन के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए बताया गया है 2011 में 2011 में मेलबर्न कांग्रेस में आईसीबीएन का नाम बदलकर इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स आईसीएन कर दिया गया। यानी कि आपको मैंने बताया कि जो आईबीसी है, इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस, जो है हर 6 साल में एक बार वो होती है, जो कि अलग अलग कंट्रीज में होती है। तो जो 2011 में जो इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस हुई थी वो मेलबर्न में हुई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का भाग है। वहां पर क्या किया गया, एक बड़ा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि आईसीबीएन का नाम चेंज करके आईसीएन कर दिया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स कर दिया गया। ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि आईसीबीएन का जो नाम है वो कब चेंज किया गया। 2011 में किया गया। कौन सी कांग्रेस थी वो? मेलबर्न कांग्रेस थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का जो एरिया है, आपने सुना भी होगा, मेलबर्न में एक प्लेग्राउंड भी है जिसमें मैच कराया जाता है, तो वहां पर इस प्रकार का चेंज किया गया था। आगे देखिए बात कर लेते हैं, आगे क्या बताया गया है, आईसीबीएन की आवश्यकता। जाहिर सी बात है कि आईसीबीएन लाया गया है, उसकी कुछ ना कुछ तो आवश्यकता जरूर रही होगी। बिना आवश्यकता के तो आजकल कुछ होता नहीं है, कुछ भी क्या कुछ भी नहीं होता है। तो क्यों आवश्यकता हुई, उसके कुछ मेजर कारण हैं जो कि यहां पर बताए गए हैं। क्या कारण है? देखिए, एक ही प्लांट के कई नाम होने की सब प्रॉब्लम को समाप्त करना। जाहिर सी बात है कि एक प्लांट है, इंडिया में किसी नाम से जाना जा रहा है, साउथ अफ्रीका में किसी नाम से जाना जा रहा है, और न्यूजीलैंड में किसी नाम से जाना जा रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसीबीएन जो चीज है उसमें इस समस्या का हल किया गया है कि एक ऐसा साइंटिफिक नाम बना दिया जाता है वहां पर, या सजेस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि सारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं साइंटिस्टों के बीच में, वो खत्म हो जाते हैं। और दूसरा क्या है,
साइंटिस्ट के बीच में कंफ्यूजन से बचना। भाई जाहिर सी बात है, मैं कोई बात कह रहा हूं, दूसरा साइंटिस्ट कोई बात कह रहा है, तीसरा कोई और बात कह रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है। हम लोग कहीं काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है किसी ना किसी के साथ में। तो ऐसा तो सदियों से चलता आ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट जब चलता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट का निराकरण कैसे होगा? जब एक बातचीत का सिलसिला बढ़ेगा, जब चीजें आगे बढ़ती हैं, आप अपनी बात रखते हो, सामने से बात रखी जाती है, फिर उसका निष्कर्ष निकलता है, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन जो आपस में होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ऐसा ही आईसीबीएन में होता है। आगे देखिए, तीसरी बात क्या होती है जो कि आईसीबीएन के अंतर्गत आवश्यक है और जरूरी है, क्या है कि वर्ल्ड वाइड में एक समान यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम का उपयोग इंश्योर करना। यानी कि ये वहां पर सुनिश्चित किया जाता है कि जो नाम डिसाइड हुआ है आईसीबीएन के अंतर्गत, वो सभी जगह यूनिवर्सल तरीके से सारी कंट्रीज में अप्लाई हो सके और उसको उसी नाम से, उसी साइंटिफिक नेम से सभी जगह जाना जाए, है ना। तो ये आवश्यकता है आईसीबीएन की। आगे देख लेते हैं आईसीबीएन के 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। और ये 6 जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं ये उसी मीटिंग से निकले थे जो कि पेरिस में की गई थी। एपी डिकंडोले साहब ने वहां पर जो रूल बताए थे उनमें कुछ चेंज मॉडिफिकेशन करके ये 6 जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो निकले हैं। पहला रूल क्या कह रहा है इसमें? पहला रूल कह रहा है कि बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर प्राणियों यानी कि जूलॉजी और बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी के नामकरण प्रणाली से फ्री स्वतंत्र है। यानी कि क्या बताया गया है कि जो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर है, वनस्पतियों का जो नामकरण है, वो प्राणियों यानी कि जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर से, वायरस यानी कि विषाणु के नोमेनक्लेचर से, सभी से अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आईसीबीएन क्या होता है? इंटरनेशनल बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन फिर हो जाता है इंटरनेशनल बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, वायरस नोमेनक्लेचर होता है। तो कई सारे नोमेनक्लेचर हैं, लेकिन इन सबसे अलग होता है क्या? बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर सेपरेट होता है बच्चों, ऐड नहीं किया जा सकता है। तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वायरस का नोमेनक्लेचर अलग है किससे? बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है बच्चों? कि प्रत्येक टैक्सोन का नाम टाइप स्पेसिमेन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि टैक्सोन का जो नाम है वो उसके स्पेसिमेन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये बात कैसी है कि एक कंपोनेंट ये है और इसके आधार पर हम इसका नाम डिसाइड करेंगे, ये बात बताई गई है। ठीक है ना, जो अभी हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पर भी देखेंगे। तीसरी बात क्या बताई गई है कि नामकरण में प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन सबसे पहले वैध रूप से प्रकाशित नाम पर आधारित होता है। यानी कि क्या बताया गया बच्चों कि प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, मान लीजिए कोई टेक्सोनोमिक वर्ड जो है या टेक्सोनोमिक वर्गीकरण कोई पहले से बताया गया है, कोई टेक्सोनोमिक स्पीशीज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बताया गया है, और उसी का नाम उसी टाइम पर किसी और नाम से बुलाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम सत्यम है और मेरा जिस टाइम पर बर्थ हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो मेरी मदर ने मेरा नाम मान लीजिए सत्यम रख दिया। और उसी टाइम पर मेरे फादर, उसके 5 मिनट या मेरे पैदा होने के 10 मिनट बाद में मेरे फादर ने मेरा नाम मान लीजिए शिवम रख दिया। मेरी चाची ने मेरा नाम मान लीजिए कुछ और रख दिया, भोला रख दिया, गोलू रख दिया, कुछ भी रख दिया। तो इसमें प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले नाम दिया गया है उसी को प्रियोरिटी दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले मेरी मदर ने मेरा नाम सत्यम दिया है तो उसी वर्ड को, उसी नाम को प्रियोरिटी दी जाएगी। ऐसा प्लांट के भी केस में होता है कि जो सबसे पहले नाम उस स्पीशीज का या
उस टेक्सोनोमिक ग्रुप का बताया गया है या उस टेक्सोनोमिक टेक्सा का बताया गया है, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। हालांकि उसके कुछ वेरिएबल नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जो सबसे पहले पब्लिश किया गया है, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन को दिया जाएगा, सबसे पहले जो पब्लिश किया गया है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्या बताया गया है? अगला पॉइंट है कि प्रत्येक टैक्सोन का केवल एक वैलिड स्पेसिफिक नेम होगा, यानी कि एक ही वैलिड स्पेसिफिक नेम होगा। ऐसा नहीं है कि आम का नाम मेंजीफेरा इंडिका है तो उसका नाम बदल नहीं सकता है, उसका नाम वही रहेगा। तो साइंटिफिक नेम एक ही रहेगा और वही वैलिड होगा। आगे देखिए, पांचवा पॉइंट है, पांचवा जो रूल है या प्रिंसिपल है, क्या कह रहा है? सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन या लैटिनाइज्ड रूप में माने जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नाम कैसे होने चाहिए? लैटिनाइज्ड होने चाहिए, लैटिन फॉर्म में होने चाहिए। ये बात मैंने पहले ही बताई है, लैटिन फॉर्म में होने चाहिए। और लास्ट रूल जो है वो क्या कह रहा है? नियम या रूल्स रिट्रोएक्टिव होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है बच्चों, रिट्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चा? रिट्रोएक्टिव का मतलब होता है कि जो रूल बनाए गए हैं, ये जो 6 रूल आप पढ़ रहे हैं, ये रूल जिस टाइम पर बने थे, ये रूल जिस भी टाइम पर बने थे, 1867 में जब ये रूल बने थे, और उससे पहले जितने भी बॉटेनिकल प्लांट के टेक्सास को खोजा गया है या प्लांट स्पीसीज को जो भी चीजें खोजी गई हैं, उनके ऊपर भी ये नियम अप्लाई होंगे। इसको कहते हैं रिट्रोएक्टिव मोड। पूर्व निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो भी इसके ऊपर क्या हो जाती है? इस रूल के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है ना? मान लीजिए कोई एक रूल अभी बनाया गया है और वो रूल 1 साल पहले से चल रहे चीजों, लोगों के ऊपर या नीतियों के ऊपर भी निर्धारित कर दिया, अप्लाई कर दिया जाए, उसी को कहते हैं रिट्रोएक्टिव मोड। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 5,000 रुपए है। ठीक है, कितनी है? 5,000 रुपए सैलरी है। और 1 साल के बाद में एक नियम आ जाए कि सभी की सैलरी 50,000 रुपए होगी, और ये जो सैलरी है वो कैसी होगी? रिट्रोएक्टिव मोड में होगी। रिट्रोएक्टिव मोड में क्या है, का मतलब क्या है कि जब से भी आपको सैलरी मिल रही है उस समय से ये जो सैलरी आपको 50,000 जो अब मिलनी स्टार्ट हुई है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो आपको पिछले 1 साल से 5,000 मिल रही है तो उसके ऊपर भी वो 50,000 रुपए सैलरी लग जाएगी। तो इसको कहते हैं रिट्रोएक्टिव मोड। और ये जो 6 रूल्स थे ये 1867 से पहले जितने भी टेक्सास के ऊपर ये सारे रूल जो है अप्लाई कर दिए गए, है ना? ये बात यहां पर बताई गई है। तो बाकी बात यही आगे लिखी हुई है कि जब तक किसी नियम में अलग से सीमा निर्धारित ना की गई हो, तो रिट्रोएक्टिव मोड का यही बात है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताए गए हैं। कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। क्या नियम है बच्चों? टेक्सोनोमिक रैंक्स, टेक्सोनोमिक रैंक्स की बात यहां पर की गई बच्चों, जिसमें क्या बताया गया है कि संहिता, जिसको कोड कहते हैं, में टेक्सा जो कि एक बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, एवं टैक्सान जो कि सिंगुलर होता है, यह किसी भी श्रेणी यानी कि रैंक में टेक्सोनोमिक ग्रुप को प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट करता है ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है। क्या बताया गया है इसमें बच्चों? इसमें क्या बताया गया है? देखिए बताया गया है कि स्पीसीज, जिसको जाति कहते हैं बच्चों, स्पीसीज टेक्सा की आधारभूत बेसिक यूनिट है। यानी कि टेक्सा है कोई, उस टेक्सा की सबसे आधारभूत या बेसिक जो यूनिट होती है और सबसे कह सकते हैं आधार यूनिट होती है, उसको कहते हैं स्पीसीज। टेक्सा की श्रेणी में से संबंधित प्रमुख इकाइयां क्रमशः जाति यानी कि स्पीसीज, उसके बाद में वंश आता है जिसको जीनस कहते हैं, कुल का मतलब फैमिली होता है, ऑर्डर का मतलब गण होता है, क्लास का मतलब वर्ग होता है, और प्रभाग का मतलब डिवीजन होता है, और किंगडम का मतलब होता है जगत बच्चों। तो इस प्रकार के क्या होते हैं?
टेक्सास होते हैं, टेक्सोनोमिक रैंक होते हैं। सबसे लोअर टेक्सोनोमिक रैंक क्या होती है? स्पीसीज होती है। सबसे हायर टेक्सोनोमिक रैंक क्या होता है? किंगडम होता है। ये हम लोग बॉटनी की बात कर रहे हैं बच्चों। प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में सबसे छोटी टेक्सोनोमिक जो रैंक होती है वो स्पीसीज होती है। और सबसे हायर टेक्सोनोमिक रैंक क्या होती है बच्चों? तो सबसे हायर टेक्सोनोमिक रैंक होती है किंगडम। क्या होती है बच्चों? किंगडम इज वन ऑफ द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इन टेक्सा। किंगडम इज अ हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक एंड स्पीसीज क्या है? सबसे बेसिक आधार वाली टेक्सोनोमिक रैंक होती है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। आगे देखिए क्या बताया गया है। प्रत्येक जाति को वंश में सम्मिलित किया गया है, यानी कि क्या बताया गया है कि स्पीसीज जो होती है, जाति जो होती है, वो किसमें सम्मिलित होती है? वंश में, जीनस में सम्मिलित होती है। ठीक है, तथा वंशों को कुल में, यानी कि जो जीनस है वो किसमें सम्मिलित है? फैमिली में सम्मिलित है। और इस प्रकार क्रम चलता रहता है और वर्गीकरण की इकाइयों का निर्माण होता है। यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या है? जीनस, सॉरी स्पीसीज है। स्पीसीज से बड़ी टेक्सोनोमिक रैंक क्या है? जीनस है। जीनस से बड़ी जो आपकी टेक्सोनोमिक रैंक है वो फैमिली है। फैमिली के बाद में ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद में क्लास है। क्लास के बाद में डिवीजन है। और सबसे जो ऊपर की रैंक है वो क्या है? किंगडम है। तो अगर हम लोग इसको क्लासिफिकेशन को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पहले किंगडम लिखते हैं, फिर डिवीजन लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, फिर जीनस लिखते हैं, फिर स्पीसीज लिखते हैं, है ना? ऐसे 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 लिखते हैं। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर आपका ये क्लास क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, और देखिए यही बात जो अभी पढ़ी है, ये बात यहां पर ये भी बताई गई है। जैसे ये बताया ना, टेक्सोन का नाम टाइप स्पेसिमेन के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। यानी कि स्पीसीज का नाम किसके अंतर्गत आता है? जीनस के अंतर्गत आता है। और जीनस का नाम किसके अंतर्गत आता है? फैमिली के अंतर्गत आता है। फैमिली, ऑर्डर, फिर इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है। तो यही चीजें यहां पर बच्चों बताई गई हैं। कुछ साइंटिफिक चीजें हैं वो हमको अच्छे से समझनी होती तो वो समझ में आती है ना, उसमें टाइम लगता है। तो ध्यान रखिए, आईसीबीएन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट नोट में कई बार पूछा गया है। जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज की जो पॉलिसी है, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप तैयार करेंगे तो नो डाउट आप इतना लिख के आएंगे जितना भी पढ़ाया गया है उतने में आपका काम बन जाएगा, एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना? और ये जो पीडीएफ है आपकी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पीडीएफ आपको इंडियंस बायोलॉजी हब टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर मिल जाएगी। तो सभी उस चैनल को भी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर जाकर के। उसकी लिंक आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, बाकी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच आप सभी का।